ईरान इसराइल जंग में आप एक तरफ देखते हैं कि इसराइल की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान की जानिब से भी उन हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। अमेरिका इस ऐसे में क्या स्टैंस अपनाता है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। एक तरफ अमेरिकी सदर की जानिब से इस हवाले से ट्वीट्स भी किए जाते हैं कि हमें लोकेशन मालूम है सुप्रीम लीडर की, बट फिल वक्त हम इस तरह का कोई इकदाम नहीं उठा रहे। इस खबर की तफसील कुछ इस तरह से है कि एक तरफ इसराइल की ईरानी सुप्रीम लीडर को मारने की धमकी, तो दूसरी तरफ अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी विटकॉफ और ईरानी वजीर खारजा के दरमियान राब्ते होते हैं। मगरबी मीडिया अमरीका की इस जंग में शमूलियत के इंदिए दे रहा है। अगर इसराइल या अमरीका सुप्रीम लीडर को कत्ल करने या एटमी साइट पर हमला करता है तो अमरीका को इसकी मशरिक़ वुस्ता में क्या कीमत चुकाना पड़ेगी। जो ताकतें इराक को 10 साल कंट्रोल ना कर सकीं वो ईरान में रिजीम चेंज कैसे कर पाएंगी, जबकि इराक की 60% आबादी शिया है। सायरा जी, क्या कहेंगी आप इस पर? जो भी आपने कहा ना 60% आबादी शिया की है, तो देखिए उस वक्त जो जंग का एक स्टार्ट था या जो हालात पता चल रहे थे कि वो एंड में आकर वो जंग इसी तरफ ही जानी है। जो आपने शिया और सुन्नी स्टेट्स और ये सारी चीजें की तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। आप अफगानिस्तान देख लें, आप इराक देख लें, आप वो देख लें। बाकी अभी तो वो ट्रम्प साहब वो कहते हैं ना कि एक तरफ से तो मुझे ऐसे लगता है जैसे सबको कह रहे हैं कि अब मैं वेजिटेरियन हो गया हूँ, कि अब मैं तुम लोगों को नहीं खाऊंगा। फिर आपने सुना होगा कि वो नोबेल प्राइज जो अमन का है उसके भी ख्वाह है कि उनको जो उन्होंने यहाँ पर सीज फायर करवाया या इस किस्म की बात करेंगे तो शायद वो जी उनको इसके लिए नॉमिनेट किया जाए। लेकिन इन तमाम चीजों मैं दूसरी तरफ सोच रही थी जब आपका पहले भी आया था कि वो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे सुना मतलब कह बेटी को रही है और सुना वो बहू को रही है, कि जो ये सारी चीजें जब आपने देखे एटमी के उनको मसला उनकी एटमी कुव्वत होने से है, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे ईरान निशाना है। ईरान तो एक बहाना है, कहीं खुदा ना खास्ता वो निशाना हम ना हो, क्योंकि एटमी कुव्वत तो हम भी हैं। अगर इसराइल और अमेरिका अपने सिवा किसी को एटमी कुव्वत नहीं देखना चाहता और इस इलाके में ये तमाम चीजें ये जंग मुसल्लत करना चाहते हैं, ईरान ने तो जंग नहीं की ना, जंग तो इसराइल ने मुसल्लत की है। और उसके बाद आप मतलब वो कहते हैं कि प्रधान बनकर आप वो ट्वीट्स भी कर रहे हैं और फिर उसके बाद आप ये बता रहे हैं कि आप उनके लीडर की लोकेशन भी मालूम है और अगर हम चाहें तो फिर तो उनसे मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ। मुझे अपना खौफ पड़ा हुआ है क्योंकि ईरान के साथ हमारी सरहदें मिलती हैं और उसके बाद खुदा ना खास्ता ये ना हो कि हमसे भी कुछ ऐसा मांग लिया जाए कि हमें भी डू मोर करने का कह दिया जाए या हमें भी हमारी एटमी कुव्वत को सरेंडर करने का बोल दिया जाए, क्योंकि हालात तो सेम ही है। डू मोर का मुतालिबा तो सायरा जी पाकिस्तान से बहुत पहले से किया जा रहा है, लेकिन मसला ये है कि ईरान को अब डू और डाई का कह दिया गया है। सलमान आबिद साहब, आप मुझे ये बताएं कि अमेरिका असल में क्या चाह रहा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान तो ऑलरेडी बात चल रही थी इन जौहरी मामलात पर, इन हथियारों के ऊपर, मगर इसराइल वाज द वन जिसने इन मुलाकातों को, इन मुज़ाकरात को सैबोटाज करने की कोशिश की है। देखिए, अमेरिका के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा आवाज़ ये उठाई जा रही है कि जब एक ऐसे मौके पर ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मामलात पे मुज़ाकरात चल रहे थे तो इसराइल के इस इनिशिएटिव ने उन मुज़ाकरात को सबोताज किया, बदएतमादी का माहौल पैदा किया और एक डेडलॉक भी पैदा किया और एक जंग का माहौल भी बना दिया। दूसरी बात यह है कि देखिए अमेरिका क्या चाहता है। अमेरिका तो बड़ा सिंपली, मैंने पहले भी कहा, अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान हमारे साथ जो है वो जौहरी मामलात पे एटमी प्रोग्राम के ऊपर डील करे। अब ईरान उसके लिए तैयार नहीं है। दूसरा वो ये चाहता है कि अरब दुनिया के अंदर से और मुस्लिम ममालिक के अंदर से ईरान इसराइल की जो हैसियत है उसको तस्लीम किया जाए, वो भी सबके सामने है। और तीसरा वो ये चाहता है कि जनाब ईरान जिस तरह से एक बड़ी सुपर ताकत बनने के या एटमी कुव्वत बनने के कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है उसको हम मिनिमाइज करें और उसको रोकें। अब ये एक लड़ाई है। अब इस लड़ाई में अमेरिका ने खास तौर पे एक ऐसी रास्ता अख्तियार कर लिया है जिसमें वो बैलेंस नहीं है। यानी देखिए ना, जो बात वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कर रहा था सालसी के कॉन्टेक्स्ट में, अब वो खड़ा हुआ है, सालसी करवाना चाहता भी है, दोस्ती करवाना चाहता भी है, अमन लाना चाहता भी है, लेकिन इसराइल की पुष्पनाही के साथ अब ये चल नहीं सकता। ये कॉन्ट्रडिक्शन है और इसी वजह से ईरान जो है बराह रास्त अमेरिका से अब मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। उसने कहा कि पहले आप इसराइल की जो आप सरपरस्ती कर रहे हैं उससे तो विड्रॉ करें ना। और अमेरिकन सेनेटर्स कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो हरकत है ये पूरी आलमी दुनिया को एक बड़ी जंग की लपेट में ले सकती है और इसमें जो ममालिक हैं
उनके लिए खतरा ये हो गया है कि वो किस जगह पर खड़े हों। पाकिस्तान जो है या बाकी ममालिक जो है वो अमेरिका का साथ दें, ईरान का साथ दें। ईरान का साथ देते तो क्या सूरत हाल होगी। और एक और सवाल जो यहाँ पर आप पाकिस्तान के तनाजुर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैलेंस कैसे पैदा करे पाकिस्तान चाइना के दरमियान और अमेरिका के दरमियान, और एक दरमियानी रास्ता ऐसा निकाले जिससे जंग भी खत्म हो, अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी कायम रहें, चाइना के साथ भी ताल्लुकात कायम रहें। ये सारे सवालात आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत के तनाजुर में बहुत अहमियत रखते हैं। और हमारी सफारतकारी जिस तरह से अंदाज आगे बढ़ रही है उसके अंदर ये मेजर पॉइंट्स हैं। हमें इसके ऊपर चलना है, हमने अपना बैलेंस खराब नहीं करना, हमने अपना तवाज़ुन खराब नहीं करना। आपकी गुफ्तगू से ऐसा लगता है कि हम सारे बज़ाहिर कौम कितने कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि हम इस पर फैसला नहीं कर पा रहे कि हमें किसका इंतखाब करना। जैसा कि हमने पहले सेगमेंट में बात की, एक मयान में दो तलवारें कैसे रहें। ऐसे में मैं उस प्रेशर का अंदाज़ा भी नहीं लगाना चाह रही जो कि व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात के दरमियान फील्ड मार्शल को होगा, क्योंकि अल्लाह की तरफ से इस्तकामत अता हुई जिसके बाद उस मीटिंग के नताइज हमारे सामने आना शुरू हुए। मज़हर बरला साहब, आप मुझे ये बताएं कि एक तरफ G7 की जो मीटिंग होती है वहाँ पर तमाम ममालिक की तरफ से मुश्तरका तौर पर ईरान को कहा जाता है कि आप डी एस्केलेट करें, इसराइल को कोई नहीं पूछता, ना अमेरिका पर कोई बात की जाती है। ऐसे में अगर अमेरिका की जानिब से या इसराइल की जानिब से अटैक किया जाता है फर्दू पर, या फिर इमाम ख़मेनी को कत्ल करने की कोई साजिश रची जाती है, तो फिर ईरान का अगला लाहमल क्या होगा? क्या अमरीकी बेसिस को टारगेट किया जाएगा जो इस्लामी ममालिक के अंदर है? तो फिर ये तो पूरा खित्ता ही जंग की लपेट में आ जाएगा। जी मुनीज़े, बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि यही तो मुनाफ़कत है मगरबी मुल्कों की, साम्राज्यी ताकतों की, कि एक तरफ वो बातें और करते हैं और दूसरी तरफ वो इज़राइल का साथ आंखें बंद करके देते हैं। उस वक़्त वो UN चार्टर को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर वो इज़राइल की मदद नहीं कर रहे तो चंद घंटे पहले 14 असले से भरे हुए जहाज़ जर्मनी और अमेरिका की जानब से क्यों पहुंच जाते हैं इज़राइल? इसलिए कि इज़राइल के पास मिसाइल का स्टॉक ख़त्म होता जा रहा था, इसलिए मदद की जा रही है और प्रेशर सारा ईरान पर डाला जा रहा है। देखिए, ईरान की जो सैयद अली ख़ामनेई की आपने बात की है, ईरान ने अपनी हर अहम शख्सियत के नीचे 2 शख्सियात तैयार कर रखी हैं। जो एक शख्सियत अगर हटती है तो फौरी तौर पर दूसरी शख्सियत वो ओहदा संभाल लेगी। तो ईरानियों को मसला नहीं है। ईरानी तो कहते हैं हम 3.5 साल जंग लड़ सकते हैं, लंबी जंग लड़ सकते हैं। ईरान जो है रकबे के एतबार से बड़ा मुल्क है, इज़राइल छोटा मुल्क है। इज़राइली उकता गए हैं और वहाँ बंकर्स में रह के उनकी नफसियाती हालत अजीब हो गई है। अब जब अगर ख़ामनेई पे वो वार करते हैं या ईरान पे डायरेक्ट वार करते हैं, अभी तो इज़राइल के ज़रिए किए जा रहे हैं ना, डायरेक्ट अगर वार करते हैं तो यकीनन बहरीन भी निशाना बनेगा, कतर भी बनेगा। और फिर ये नहीं होगा कि ये कोई शिया सुन्नी की कोई लड़ाई, फिर उस लड़ाई में रूस कूदेगा, जिसके सदर पुतिन के बयानात आ चुके हैं। फिर उस लड़ाई में और ममालिक कूदेंगे और फिर सिर्फ मशरिक़ वस्ता नहीं, फिर पता नहीं लड़ाई के शोले कहाँ कहाँ तक जाएं और हो सकता है यूरोप को मलिया मेड कर दिया जाए। क्योंकि ये जो यूक्रेन वार है इसमें रूस को सबसे ज़्यादा गुस्सा यूरोप पे है और बरतानिया पे बहुत गुस्सा है। सो ये मुनाफ़कत छोड़ें। ये क्या तरीक़ाकार है कि आप किसी मुल्क के सरबराह को धमकियाँ दें? ये UN चार्टर की खिलाफ वर्जी है, ये अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों के ख़िलाफ़ है। इसी तरह 2015 में मोदी ने ढाका में खड़े होके ये बकवास की थी कि हमने जी पाकिस्तान को तोड़ा। वो तो उस वक़्त की पाकिस्तान हुकूमत मोदी नवाज थी, वरना उस वक़्त ही हम मोदी को घसीट सकते थे, घसीटते हम कि UN चार्टर की खिलाफ वर्जी है। सर अभी मौजूदा सिचुएशन भी अगर देखें तो किसी की पुष्पनाही तो हासिल थी ना इसराइल को, जो पहली बार भी अटैक हुआ। खैर, मैं चाहती हूँ कि शहजाद हुसैन भट्ट साहब को भी शामिल गुफ्तगू करें। शहजाद साहब, आप मुझे ये बताएं कि ईरान की तरफ से वाज़ेह किया गया है कि अगर भाई किसी को भी कोई गलत फहमी थी हमारे एटमी प्रोग्राम के हवाले से तो यकीनन वो दूर हो गई होगी और अपनी आवाम को प्रोटेक्ट करने में हम किसी तौर पर भी कोई भी शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रहे। इस बात से हमें क्या पता चलता है कि ईरान अब रुकने वाला नहीं है? क्या कहते हैं?
देखिए, बात यह है कि अमेरिका गिदड़ बपकियों पर आ गया है, अमाम को कत्ल कर देंगे, ईरान को नीस्तो नाबूद कर देंगे। इसको ये इल्म नहीं है कि पाकिस्तानी, ईरानी, ये कौम जज्बा शहादत से सरशार है और हमें तो ये कोई मसला नहीं है। इसने सियासतदान मार दिए, ईरान के सिपह सलार मार दिया। आप खुदा ना खास्ता इमाम को अगर शहीद कर देंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? जैसे अभी बरलास साहब ने फरमाया, उनके पीछे 1, 2, 3 क़यादतें खड़ी हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आप अगर गौर करें, मशरिक़ वुस्ता में 19 से ज़ायद मकामात हैं जहां पर अमरीकी के फौजी अड्डे हैं। इनमें तकरीबन 40 से 50 हज़ार फौजी जो अमरीकी है वो वहां बैठा है। और वो हैं क्या? 26 बहरी आबदोज जो ईरान की है उनके निशाने पे खड़े हैं। क्या अगर वहां से ईरान ने हमले शुरू कर दिए तो ये फौजी कहां जाएंगे? लिहाजा वाज़ेह तौर पर मुनीज़े मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं, ये सिर्फ गिदड़ बपकी है अमेरिका की, वो ईरान को नीस्ता नाबूद नहीं कर सकता। ये गजा नहीं है, ये गजा नहीं है, ये एक मुल्क है। और पाकिस्तान के बारे में तो बात ही ना करें ने। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एटमी कुव्वत है और उसने साबित कर दिया है कि वो कहां खड़ा है।